स्वागत। आज हम भारत की वैश्विक ऑटोमोटिव वैल्यू चेन मतलब कि ग्लोबल ऑटोमोटिव वैल्यू चेन में भागीदारी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास नीति आयोग की एक काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं। इसका टाइटल है ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत अभी कहाँ खड़ा है, खासतौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीज का जो चलन तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। उसको देखते हुए और आगे क्या मौके हैं, क्या चुनौतियां हैं, तो चलिए इसी पर बात करते हैं। जी। तो रिपोर्ट में शुरू में ही एक आंकड़ा है जो ध्यान खींचता है। ग्लोबल ऑटोमोटिव ट्रेड मतलब इसमें गाड़ियां और पुर्जे दोनों आ गए। हाँ। उसमें भारत का हिस्सा अभी सिर्फ लगभग 1.6% है। सिर्फ 1.6%? हाँ, और ये हमारी जीडीपी हिस्सेदारी जो करीब 3.1% है और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट शेयर जो लगभग 2.8% है, उनसे तो काफी कम है। ये गैप साफ दिखता है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, भारत अभी जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार बन गया है, चीन और अमेरिका के बाद। जी हाँ, ये एक बड़ी उपलब्धि है, तीसरा सबसे बड़ा बाजार। तो सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा बाजार होने के बाद भी ग्लोबल ट्रेड में हमारा हिस्सा इतना कम क्यों है? देखिए, एक जरूरी सवाल है और इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तो ऐतिहासिक रूप से शायद हमारा फोकस ज्यादा घरेलू बाजार पर रहा है और जो पुर्जे हम एक्सपोर्ट करते हैं हो सकता है वो वैल्यू चेन में उतने हाई वैल्यू ना हो। लेकिन यहाँ जो देखने वाली बात है वो ये कि अवसर कितना बड़ा है। अवसर किस लिहाज से? देखिए, 2023 में सिर्फ ऑटोमोटिव पुर्जों का जो ग्लोबल ट्रेड था वो करीब 700 अरब डॉलर का था। 700 अरब डॉलर? जी, और उसमें भारत का हिस्सा मुश्किल से 10 अरब डॉलर। ओह, तो बहुत कम है। हाँ, और अगर पूरे ऑटोमोटिव बाजार की बात करें तो वो तो करीब 3 ट्रिलियन डॉलर का है। मतलब अब समझ सकती हैं कि बढ़ने की गुंजाइश कितनी ज्यादा है। बिल्कुल, और ये गुंजाइश शायद और भी बढ़ जाती है जब हम इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब ईवीज पर जो जोर दिया जा रहा है उसे देखते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। रिपोर्ट का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में जो गाड़ियां बिकें उनमें से 30% इलेक्ट्रिक हों। हाँ, ये तो बहुत बड़ा टारगेट लगता है तो बड़ा, बिल्कुल। और 2023 में ही आंकड़ा है कि 8 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिके। जी, टू व्हीलर सेगमेंट में तो काफी तेजी आई है। हाँ, और अब बात सिर्फ इंजन बदलने की नहीं रही। अब एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स एडास, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, सेमीकंडक्टर चिप्स, इन सब पर भी फोकस है। ये कितना बड़ा बदलाव है वैसे? देखिए, ये एक तरह से पूरी गाड़ी की टेक्नोलॉजी का अपग्रेड है। एडास मतलब वो फीचर्स जो ड्राइविंग को सेफ बनाते हैं, जैसे ऑटो ब्रेकिंग, लेन असिस्ट। अच्छा। IoT से गाड़ियां कनेक्टेड हो जाती हैं, रियल टाइम डेटा मिलता है। और सेमीकंडक्टर तो खैर आज की हर गाड़ी का दिमाग है, ईवीज में तो और भी ज्यादा चाहिए। बैटरी सेल्स, सेमीकंडक्टर्स, हाँ, उनके लिए तो हम काफी हद तक इंपोर्ट पर निर्भर हैं, है ना? बिल्कुल, और ये शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, खासकर अगर हम सही मायने में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं इस क्षेत्र में। बैटरी सेल जो ईवी की जान है और सेमीकंडक्टर चिप्स, इनके लिए आयात पर निर्भरता वाकई में ज्यादा है। और यहीं पर सरकार की जो नीतियां हैं वो काम आती है। जैसे ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम है ऑटो सेक्टर के लिए भी, और खासकर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल मतलब ACC बैटरीज के लिए भी। ACC बैटरीज? हाँ, मतलब मॉडर्न बैटरी टेक्नोलॉजी? जी बिल्कुल, ज्यादा एफिशिएंट आधुनिक बैटरीज। और फिर फेम इंडिया स्कीम भी है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाँ, फेम का तो नाम सुना है। तो ये खरीदने वालों को भी इंसेंटिव देती है और बनाने वालों को भी। पर क्या ये PLI और फेम स्कीम्स काफी हैं? मतलब ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने और यहीं पर एक मजबूत सप्लाई चेन बनाने के लिए? देखिए, ये बहुत अच्छे कदम है, सही दिशा में है, लेकिन इनकी कामयाबी इस पर निर्भर करेगी कि ये कितनी अच्छी तरह लागू होती हैं और कितनी आगे तक जाती हैं। मतलब सिर्फ गाड़ियों को असेंबल करने पर ही फोकस ना रहे। हमें असल R&D मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट और जो कोर कंपोनेंट्स हैं जैसे सेल मैन्युफैक्चरिंग, चिप डिजाइन और फैब्रिकेशन, इनमें निवेश करना होगा। सही बात है। और एक और चीज जो अहम है वो है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब रिसाइकलिंग वगैरह? हाँ, खासकर बैटरीज के लिए। उनमें जो कीमती मेटल्स होते हैं, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, उनको निकालकर दोबारा इस्तेमाल करना। इससे न सिर्फ इंपोर्ट कम होगा, पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। और इस पूरी कहानी में एक ग्लोबल फैक्टर भी तो है,
ये जो चीन+1 स्ट्रैटेजी की बात चलती है आजकल हाँ बिल्कुल। कि कंपनियां सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती, इसका भारत के ऑटो सेक्टर पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ये भारत के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। दुनिया भर की कंपनियां सप्लाई चेन के जोखिम को कम करना चाहती हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। तो वो भारत की तरफ देख सकती हैं? बिल्कुल। भारत का अपना बड़ा बाजार है, मैन्युफैक्चरिंग का बेस भी है, तो हम एक आकर्षक विकल्प बन सकते हैं। लेकिन हमें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। किस तरह की काबिलियत? सिर्फ प्रोडक्शन वॉल्यूम में नहीं, बल्कि क्वालिटी में, और खासकर जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले पुर्जे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये बात फिर वहीं आ जाती है। PLI का असर, R&D में निवेश, स्किल्ड वर्कफोर्स, ये सब बहुत जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो तस्वीर यह है कि भारत ऑटोमोटिव सेक्टर में और खासकर ईवीज के साथ ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है। जी, महत्वाकांक्षा तो यही है। मौका बहुत बड़ा है, जैसा आपने बताया, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं, खासकर ये बैटरी और चिप्स वाली इंपोर्ट डिपेंडेंसी। हाँ, ये एक बड़ी बाधा है। सरकार की पॉलिसीज मदद कर रही हैं, जैसे PLI, फेम, पर अभी शायद और बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल सही। और आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है हाँ, कि भारत कैसे संतुलन बनाएगा। एक तरफ तो हमें तेजी से ईवीज अपनाने हैं, वो 30% वाला लक्ष्य है, और दूसरी तरफ इन जरूरी कंपोनेंट्स के लिए आयात पर निर्भरता कम करके एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम भी बनाना है। इन दोनों लक्ष्यों के बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाए, शायद आगे की रणनीति इसी सवाल के जवाब पर टिकी होगी।